नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन गोगी वा थियोंगो के एक बहुत ही जबरदस्त नॉवल पेटल्स ऑफ ब्लड के बारे में। ये 1977 में आया था और केन्याई साहित्य में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर है। हम इसके अलग अलग क्रिटिकल एंगल्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उपन्यास आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। तो इस नॉवल का बैकड्रॉप क्या है? ये उस दौर की कहानी है जब केन्या आज़ाद तो हो गया था, लेकिन आज़ादी के जो बड़े बड़े सपने थे, जो आदर्श थे, वो टूट रहे थे। एक तरह का विश्वासघात महसूस हो रहा था। मतलब एक नव उपनिवेशवादी या कहिए नियो कॉलोनियल दौर शुरू हो चुका था, जहां उम्मीदें दम तोड़ रही थीं और पूरा देश एक चौराहे पर खड़ा था। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई नॉवल, कोई किताब सिर्फ एक कहानी हो सकती है, या क्या वो एक क्रांतिकारी एक्शन भी बन सकती है? क्या लिटरेचर समाज को बदलने का एक जरिया हो सकता है? यही सवाल है जो हमारी आज की पूरी चर्चा के सेंटर में रहेगा। चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इन कुछ जरूरी पहलुओं पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि नुगुगी का पोस्ट कॉलोनियल केन्या कैसा था, हिंसा और क्रांति का क्या रोल है, इतिहास और पहचान के मुद्दे कैसे उठाए गए हैं, जेंडर का सवाल कितना अहम है, और आखिर में एक पोस्ट मॉडर्न नजरिए से भी इसे समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग की। नॉवल का सेंटर है एक गांव, इल्मोरोग। लेकिन ये सिर्फ एक गांव नहीं है, ये समझिए कि पूरे केन्या का एक छोटा सा मॉडल है, एक माइक्रोकॉज्म। यहाँ आज़ादी का मतलब बस इतना हुआ है कि गोरे शासकों की जगह अब एक नया लोकल एलीट आ गया है, और ये नया एलीट ग्लोबल कैपिटलिज्म के साथ हाथ मिलाकर देश को उसी तरह लूट रहा है। अब जब शोषण इस हद तक हो तो उसके खिलाफ आवाज भी उठती है, और इस नॉवल में हिंसा यानी वायलेंस एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें फ्रांस फैनन के आइडियाज को देखना होगा। फैनन को समझे बिना नुगुकी के काम को समझना, सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल। तो फैनन एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट देते हैं, कंस्ट्रक्टिव वायलेंस यानी रचनात्मक हिंसा। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, हिंसा और रचनात्मक। पर फैनन का कहना है कि जब दबे हुए लोग जो सदियों से जुल्म सह रहे हैं वो अपने अत्याचारियों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो वो हिंसा सिर्फ तोड़फोड़ नहीं होती, वो दरअसल अपनी खोई हुई इज्जत, अपनी पहचान वापस पाने का एक तरीका होती है, अपनी हीन भावना से आज़ाद होने का एक जरिया। फैनन के अपने शब्द इस बात को और साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि वायलेंस एक क्लेंजिंग फोर्स है, एक शुद्ध करने वाली ताकत। ये लोगों को उनके इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से, उनकी निराशा से आज़ाद करती है। मतलब इसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है जो लोगों को एकजुट करता है और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराता। और इन गुगी इस नॉवल में किसी एक आदमी या एक ग्रुप पर निशाना नहीं साधते। उनका टारगेट पूरा का पूरा न्यू कॉलोनियल सिस्टम है। इसमें रूलिंग क्लास भी है, विदेशी बैंक भी हैं, जमींदार भी हैं जो शोषण करते हैं, भ्रष्ट नेता, यहाँ तक कि चर्च और एजुकेशन सिस्टम भी। ये सब उनकी नज़र में उसी ग्लोबल कैपिटलिस्ट मशीन के पुर्जे हैं जिन्हें हटाना ज़रूरी है। और यही वजह है कि नॉवल का जो क्लाइमैक्स है, जो आगजनी की घटना है, वो सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव एक्ट नहीं है, उसे एक तरह की शुद्धिकरण, एक प्योरिफिकेशन की तरह दिखाया गया है। जैसे इस सड़े गले सिस्टम को जलाकर राख कर दिया जाए, ताकि उसकी राख से एक नए भ्रष्टाचार मुक्त केन्या का जन्म हो सके, एक नई शुरुआत की उम्मीद। अच्छा, तो ये जो हिंसा है, ये जो शुद्धिकरण का आइडिया है, इसके पीछे इतिहास की एक बहुत गहरी समझ छिपी है। नुगुंगी के लिए इतिहास कोई बीती भी बात नहीं है, वो एक जंग का मैदान है जहां अपनी कहानी, अपनी पहचान के लिए लड़ा जाता है। और इस चीज को समझने में क्रिटिक ब्रेंडन निकोल्स हमारी काफी मदद करते हैं। निकोल्स कहते हैं कि नुंगी की इतिहास को दो लेवल पर देखते हैं। एक है एपोकल स्ट्रगल यानी युगांतकारी संघर्ष। ये एक बड़ी ग्लोबल पिक्चर है, पूरी दुनिया में ब्लैक लोगों का संघर्ष, जिसमें कैरिबियन से लेकर अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट्स तक सब शामिल हैं। और दूसरा लेवल है जेनरेशनल स्ट्रगल यानी पीढ़ीगत संघर्ष। ये ज़्यादा लोकल है, खास तौर पर केन्या का अपना राष्ट्रीय संघर्ष जो उनकी गिकियू परंपराओं से जुड़ा है। और ये जो जेनरेशनल स्ट्रगल का आइडिया है, ये इथविका नाम की एक पुरानी किक्यूयू परंपरा से आता है। इथविका एक बहुत ही कमाल का सिस्टम था। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पावर का ट्रांसफर होता था, एक साइकिल में और शांति से, ताकि कोई एक ग्रुप हमेशा के लिए ताकत में न बना रहे। नुगुकी इसी पुरानी परंपरा को एक नए हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, नियो कॉलोनियल सरकार के खिलाफ एक ब्लूप्रिंट की तरह।
तो ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये उसी पीढ़ीगत संघर्ष को दिखाती है। लेट 1800s में वयाकी का विद्रोह, फिर 1950s का माओ माओ आंदोलन, फिर 1963 में उहुरू यानी आज़ादी, और उसके बाद भी आज़ादी के बाद भी नए एलीट के खिलाफ संघर्ष जारी है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जा रही। लेकिन इतिहास सिर्फ मर्दों की कहानी तो नहीं है ना? और बस यहीं से हम नॉवेल के एक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सच कहूँ तो विवादित पहलू पर आते हैं। वो है औरतों का रिप्रेजेंटेशन, और खास तौर पर वांजा के कैरेक्टर का। सवाल वांजा को लेकर सीधा सा है, क्या वो एक फेमिनिस्ट हीरो है या फिर उसे सिर्फ एक नेशनल ट्रोप, मतलब राष्ट्र के एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है? क्या वो अपनी एजेंसी वाली एक मजबूत औरत है या सिर्फ एक रूपक, एक एलेगोरी? अब इस पर क्रिटिक्स में बहस है। एक तरफ निकल्स और स्ट्रैटन जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि वांजा को केन्या के एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है। कभी वो वर्जिन है, कभी माँ है, तो कभी वेश्या, और उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो बस मर्द कैरेक्टर्स की विचारधारा और उनकी ताकत को टेस्ट करने का एक जरिया है। लेकिन दूसरी तरफ बोनी रूस जैसे क्रिटिक्स का मानना है कि नहीं, वांजा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और उसकी जड़ें केन्याई औरतों की असल जिंदगी के संघर्षों में हैं। बोनी रोज की ये बात बहुत अहम है। वो कहती हैं कि ngugi ने वांजा के कैरेक्टर को केन्याई औरतों के ऐतिहासिक सच से जोड़कर बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। मतलब उसे सिर्फ वेस्टर्न फेमिनिस्ट नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। उसके जो अनुभव हैं वो उस दौर की केन्याई औरतों की सामाजिक सच्चाई को दिखाते हैं। तो पहचान की ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे वो राष्ट्र की हो या जेंडर की, यही हमें एक और नज़रिए की तरफ ले जाती है, पोस्ट मॉडर्न नज़रिए की तरफ। और यहाँ होमी के भाभा के कॉन्सेप्ट्स हमारी बहुत मदद करते हैं। क्रिटिक शरीफा अख्तर ने अपने एनालिसिस में दिखाया है कि भाभा के आइडियाज़ इस नॉवल की अंदरूनी परतों को खोलने में कैसे काम आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी, यानी संकरिता। इसका सीधा सा मतलब है कि जब दो कल्चर्स जैसे कोलोनाइजर और कोलोनाइज्ड का आपस में मिलते हैं तो कुछ नया बनता है। कोई भी कल्चर प्योर नहीं रहता। इल्मोरोक का एक ट्रेडिशनल गांव से एक टूटे फूटे कैपिटलिस्ट शहर में बदलना इसी हाइब्रिडिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एम्बिवैलेंस या उभयवृत्ति। ये उस कंफ्यूज्ड रिश्ते को दिखाता है जो गुलाम बनाए गए लोगों का अपने मालिक के प्रति होता है। वो एक ही वक्त पर उनसे नफरत भी करते हैं और उनकी नकल भी करते हैं। नॉवल के कैरेक्टर्स इसी एम्बिवैलेंस में फंसे हुए हैं, अपनी पुरानी जड़ों और नए धोखे के बीच। और तीसरा है मिमिक्री, यानी अनुकरण। ये सिर्फ कॉपी करना नहीं है। भाभा कहते हैं कि जब कोई कोलोनाइज्ड इंसान कोलोनाइजर की नकल करता है, उनके कपड़े, उनकी भाषा, तो वो लगभग उनके जैसा होता है, पर पूरी तरह नहीं। और ये जो थोड़ा सा फर्क रह जाता है, वही कॉलोनियल अथॉरिटी का मजाक उड़ाता है, उसे अंदर से खोखला करता है। तो कुल मिला के देखें तो कैपिटलिज्म के आने से इल्मोरोक पूरी तरह बदल गया। पुराना इल्मोरोक जहाँ एक कम्युनिटी थी, मिलकर संघर्ष करती थी, उसकी जगह ले ली नए इल्मोरोक ने। यहाँ अब क्लास स्ट्रगल है, कल्चरल हाइब्रिडिटी है, और पूंजीवादी शोषण ने सबको तोड़कर रख दिया है। तो देखिए, जब हम इन सब अलग अलग एंगल से देखते हैं, फैनोन की हिंसा से लेकर भाभा की हाइब्रिडिटी तक, तो हमें समझ आता है कि पेटल्स ऑफ ब्लड कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेयर्ड टेक्स्ट है। हर नजरिया इसकी एक नई परत खोलता है। तो हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल जरूर पीछे छूट जाता है। आज के इस ग्लोबल कैपिटलिज्म के दौर में जब सब कुछ बाजार तय कर रहा है, तब ngugi का ये संघर्ष, लोगों के अपने इतिहास के लिए संघर्ष, हमें क्या सिखाता है? अपनी कहानी को, अपनी आवाज़ को बचाए रखने की ये लड़ाई आज कितनी ज़रूरी है? ये नॉवल हमें इसी की याद दिलाता है। एक सवाल जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।